हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, आने वाली 16 अप्रैल को यानी कि संडे को हमारा सीडीएस का पेपर है। और अगर मैं पिछले दो पेपर की बात करूं, सीडीएस 2 2022 और सीडीएस 1 2022 की, तो उसमें दोनों ही पेपरों में चार चार क्वेश्चन हमारे डाटा सफिशिएंट के पूछे गए हैं। अब डाटा सफिशिएंट एक कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है कि भाई हाँ कोई एवरेज के या कोई किसी पर्टिकुलर तरीके के क्वेश्चन आएंगे। उसमें कंसेप्ट को कुछ भी यूज कर सकता है, बस हमें ये देखना होता है कि भाई जो डाटा हमें दिया हुआ है वो सफिशिएंट है या नहीं है उसको सोल्व करने के लिए। अब अगर मैं स्पेसिफिक समझाऊं कि भाई हाँ क्वेश्चन किस तरीके का होता है, तो जैसे ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हमें उसने ये स्टेटमेंट दे दी कि ए 2 डिजिट नंबर इज एडेड टू द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। फिर क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, ठीक है ना। स्टेटमेंट 1 दे रखी है, स्टेटमेंट 2 दे रखी है। अब मुझे ये देखना है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए मुझे स्टेटमेंट 1 की जरूरत पड़ेगी या स्टेटमेंट 2 की जरूरत पड़ेगी, या फिर बिना किसी का यूज करे ही मैं उसका आंसर निकाल सकता हूँ। अब इसका आंसर क्या बनेगा, मतलब टू बी स्पेसिफिक कि भाई 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे बस इससे मतलब है कि मैं इन दो स्टेटमेंट का यूज करके वो आंसर निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता। पॉइंट समझ आ गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पे उसने हमें ये बोल दिया कि भाई 2 डिजिट नंबर है कोई, और जब मैं उसको रिवर्स करके ऐड करूंगा तो जो उसका सम है स्टेटमेंट 1 में दे रखा है कि डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए और डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, तो वो 2 डिजिट नंबर क्या होगा। अब देखते हैं इधर क्या बनता है। सबसे पहले अगर मैं 2 डिजिट नंबर को लेट करूंगा तो एक्स वाई इस तरीके से कभी भी लेट नहीं करूंगा, ये गलत तरीका है कोई भी 2 डिजिट नंबर को लेट करने का। तो 2 डिजिट नंबर हमेशा लेट किया जाता है उनकी प्लेस वैल्यू के साथ। मतलब यहाँ पे x की प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस, और y की प्लेस वैल्यू क्या है, वंस। तो इसको मैं इस तरीके से लेट करूंगा 10x प्लस वाई। अब इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। अब यही बोला उसने कि भाई इज एडेड टू द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब मैंने इसको रिवर्स कर दिया, जब मैंने इनको ऐड करा तो मेरे पास बन रहा है 11 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, तो मेरे पास क्या बन रहा है, ये 11 इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसने बोला यहां तक मुझे नहीं पता कि भाई मेरा 2 डिजिट नंबर क्या है। अब पहली स्टेटमेंट क्या है, हमें ये चेक करूंगा कि क्या मैं स्टेटमेंट 1 से जो अपना है वो नंबर निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता। अब वो बोल रहा है कि द सम इज डिविजिबल बाय 9, कि जो मेरा सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, अदरवाइज तो x प्लस वाई कुछ भी हो सकता है। अब क्योंकि सम मेरा 9 से डिविजिबल होना चाहिए तो मैं काफी चीजें फिल्टर कर सकता हूँ। कहने का मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई जो मेरा है, क्योंकि आगे 11 है वो तो 9 से डिवाइड नहीं होता, तो x प्लस वाई जो मेरा है या तो वो खुद 9 होना चाहिए या फिर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर वो खुद 9 है, x प्लस वाई मेरा 9 है, तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू क्या क्या बन सकती है, 90, 18, 27, 36 और 45। ठीक है जी, अभी भी मेरे पास काफी चीजें बन रही है। और अच्छा अगर 9 का मल्टीपल है तो या तो सम 9 होगा या फिर होगा 18। अब 18 कब होगा, जब यहाँ पे ये दोनों ही मेरा क्या हो, 9 होगा। अगर मैं सम 9 की बात करूं तो यहाँ पे मतलब कि मल्टीपल ऑफ 9 की बात करूं तो मेरे पास बहुत से केसेस बन गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 केस बन गए। टोटल 6 नंबर ऐसे हो सकते हैं वो। अगर मैं स्टेटमेंट 2 का यूज करूं, उसमें ने बोला कि द सम इज डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो नहीं लिखा, मतलब कि 2 से भी डिविजिबल है। तो अगर मैं 2 से डिविजिबल की बात करूं तो जहां जहां पे तो सम 9 बन रहा है वो तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, जहां पे सम 18 बन रहा है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, और 18 का केस सिर्फ एक ही है। तो मतलब कि अगर मैं दोनों स्टेटमेंट का यूज करता हूं तो मैं एक स्पेसिफिक नंबर निकाल सकता हूं, ठीक है ना। और अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो वो स्पेसिफिक नंबर मेरा 99 हो जाएगा। 99 को रिवर्स करूंगा 99 ही बनेगा, तो जब मैं इनको ऐड कर दूंगा तो 198 हो जाएगा, तो वो 9 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मुझे स्टेटमेंट 1 की भी जरूरत है और 2 की भी जरूरत है, तो आंसर मेरा आ जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या बोला कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर x एंड y इज 481 वेयर x इज ग्रेटर देन y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 2y। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे x पता होना चाहिए और y पता होना चाहिए। अगर मैं x और y के एलसीएम की बात करूं तो वो मेरा 481 है। अगर मैं 481 का
फैक्टर निकालूं तो ये 13 से डिवाइड होगा, 13 37 और ये 1, तो 481 के फैक्टर क्या बन गए, 1, 13, 37, 481। ठीक है जी। अब उसने मुझे बोला कि x ग्रेटर देन y होना चाहिए। अब x ग्रेटर देन y की केस अगर मैं लूँ तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, ठीक है ना। 1, 13, 1, 37, 1, 481, 13, 37, 13, 481, 13, 481, ठीक है ना। तो काफी केसेस बन जाएंगे, तो कोई एक नंबर तो आएगा नहीं मेरे पास। अगर मैं स्टेटमेंट 1 को कंसीडर करूं चलो मैं पहले स्टेटमेंट को कंसीडर ही नहीं करता, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन y, तो मेरे पास y और x की वैल्यू क्या क्या बन सकती है, या तो ये हो जाएगा 1 और 13। अच्छा 1 और 13 में उसका एलसीएम 481 नहीं होएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे या तो होएगा मेरा ये y और x की अगर मैं बात करूं तो या तो हो जाएगा 1,481, तो इस केस में एलसीएम 481 आ जाएगा, या फिर मेरा हो जाएगा 13,37, या फिर मेरा हो जाएगा 13,481, या फिर हो जाएगा 37,481। अब इन चारों केसेस में एलसीएम मेरा 481 आएगा, और यहाँ पे x जो है वो मेरा y से ग्रेटर है। दूसरा उसने बोला कि अगर स्टेटमेंट 1 कंसीडर करता हूं कि y इज ग्रेटर देन 1, अगर y इज ग्रेटर देन 1 है तो मैं इस केस को कट कर दूंगा, यहाँ पे ये केस कंसीडर नहीं होगा। फिर दूसरा उसने बोला कि HCF ऑफ x एंड y इज 1, HCF ऑफ x एंड y इज 1। अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहाँ पे HCF मेरा आ जाएगा 13, और अगर मैं नीचे वाले केस की बात करूं तो यहाँ पे HCF मेरा आएगा 37। HCF जो मेरा 1 है वो सिर्फ इस केस में बनेगा, 13,37 में HCF मेरा क्या आ जाएगा 1। तो स्टेटमेंट 1 और 2 को कंसीडर करके जो है मैं अपने x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर पाया और y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर पाया। तो यहाँ पे x की वैल्यू 37 होगी, y की वैल्यू 13 होगी। जब मुझे इनकी वैल्यू पता चल गई तो मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ। अब इसका आंसर क्या आएगा मुझे उससे क्या मतलब, उसने मुझसे इसका आंसर नहीं पूछा, उसने बस इतना पूछा कि भाई स्टेटमेंट 1 और 2 में से कितनों का यूज होगा, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट का यूज होगा। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला कि इज x रेस्ट पर n प्लस y रेस्ट पर n इज डिविजिबल बाय x प्लस y। अब यहाँ पे अलजेब्रा का एक कंसेप्ट होता है कि अगर x रेस्ट पर n प्लस y रेस्ट पर n है और n अगर यहाँ पे मेरे पास ओड है, अगर तो n ओड है तो इसका एक फैक्टर x प्लस y जरूर होगा। अगर n मेरा इवन है तो यहां पे x प्लस वाई इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है जी, पहली स्टेटमेंट देखते हैं, n इज ए नेचुरल नंबर। n अगर मेरा नेचुरल नंबर है तो n ओड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। अगर ये कुछ भी हो सकता है तो मैं स्पेसिफिक नहीं हूं कि भाई वो उसका x प्लस वाई फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो स्टेटमेंट 1 से तो मेरा आंसर नहीं आएगा, तो स्टेटमेंट 1 तो मैं काट देता हूं। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि n इज ए इवन नेचुरल नंबर। n अगर इवन नेचुरल नंबर है तो x प्लस वाई डेफिनेटली उसका एक फैक्टर नहीं होगा। अगर वो उसका फैक्टर नहीं है तो वो उसको डिवाइड नहीं करेगा। देखा जाए तो उसने क्वेश्चन मुझसे यस और नो में ही पूछा है, तो मैं स्टेटमेंट 2 से एटलीस्ट वो उसका जवाब देने लायक हूं कि वो यस आएगा या नो आएगा। तो स्टेटमेंट 2 जो मेरी है वो सही हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या आ जाएगा कि स्टेटमेंट 2 को यूज करके मैं अपना आंसर निकाल सकता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि इज एक्स वाई ग्रेटर देन 0। अब x और y ग्रेटर देन 0 है या नहीं है, उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि x का नेचर क्या है और y का नेचर क्या है। मतलब कि x नेगेटिव पॉजिटिव है या फिर y मेरा नेगेटिव या पॉजिटिव है। तो स्टेटमेंट 1 को अगर मैं चेक करूं, x की पावर इवन है, y की पावर ओड है और ये लेस देन 0 है। तो x की पावर इवन है तो ये तो डेफिनेटली मेरा पॉजिटिव है, और y की पावर अगर ओड है और ये लेस देन 0 है तो मतलब कि y मेरा क्या आ गया यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है जी, x की पावर 8, y की पावर 9, ये मेरा लेस देन 0 है। अगर यहाँ पे पावर इवन है तो ये तो डेफिनेटली मेरा पॉजिटिव होगा।
अगर ये लेस देन जीरो है तो जीरो जो हो रहा है वो सिर्फ y की वजह से हो रहा है, और y की पावर यहाँ पे ओड है, और ओड है तो मतलब कि y मेरा यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। पहली स्टेटमेंट से मुझे पता चल गया कि y मेरा क्या है, नेगेटिव। सेकंड स्टेटमेंट में क्या दे रखा उसने, x रेज़्ड पावर 9। अब की बार यहाँ पे y की पावर इवन है, अगर y की पावर इवन है तो ये पॉजिटिव है। स्टिल ये अगर आंसर मेरा नेगेटिव में आ रहा है तो मतलब कि x मेरा क्या है, नेगेटिव है। तो स्टेटमेंट 2 से मुझे पता चल गया कि x मेरा नेगेटिव है। तो दोनों स्टेटमेंट का यूज करके मैं x का नेचर और y का नेचर फाइंड आउट कर पाया। तो इसका मतलब कि मुझे इसका आंसर निकालने के लिए स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इज 3x प्लस 2y पॉजिटिव? पॉजिटिव है या नहीं है, इसके लिए मुझे ये पता करना पड़ेगा कि x क्या है और y क्या है। y मतलब कि नेचर इनका क्या है, कि x मेरा नेगेटिव है या y मेरा नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है। तो स्टेटमेंट 1 से अगर मैं चेक करूं, x क्यूब जो मेरा है वो नेगेटिव आ रहा है, x क्यूब मेरा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। x क्यूब अगर मेरा नेगेटिव है तो मतलब कि x भी मेरा नेगेटिव होगा। तो स्टेटमेंट 1 से तो ये कंफर्म हो गया। स्टेटमेंट 2 में उसने बोला कि y क्यूब इज 3x। तो अगर मेरा x नेगेटिव है तो y क्यूब भी नेगेटिव हो जाएगा। तो y क्यूब अगर नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब कि स्टेटमेंट 1 से तो मुझे पता चला कि x नेगेटिव है, और स्टेटमेंट 2 से मुझे पता चला कि मेरा y नेगेटिव है। ठीक है जी, तो x और y का नेचर फाइंड आउट करने के लिए मुझे स्टेटमेंट 1 की भी जरूरत पड़ी और स्टेटमेंट 2 की भी जरूरत पड़ी। तो आंसर मेरा यहां पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Does the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 have real roots of opposite sign? तो दो चीजें हैं, एक तो रियल रूट होना चाहिए और एक अपोजिट साइन होना चाहिए। रियल रूट के लिए तो d ग्रेटर देन 0, यहां से मेरा ये क्लियर हो गया कि रूट मेरे रियल है, उसके लिए मुझे स्टेटमेंट 1 की जरूरत पड़ी। d अगर ग्रेटर देन 0 है तो मतलब कि रूट मेरे रियल है। अपोजिट साइन, अगर जो मेरे रूट हैं वो अपोजिट साइन के, मान लो एक माइनस का है और एक प्लस का है, ठीक है ना। मान लो मैंने माइनस अल्फा और प्लस बीटा ले लिया, तो जब मैं इनका प्रोडक्ट करूंगा तो वो माइनस अल्फा बीटा आएगा, तो ये डेफिनेटली लेस देन 0 होगा ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरे पास क्या होता है, c बाय ए। तो c बाय ए मेरा लेस देन 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे c बाय ए मेरा ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वो अपोजिट साइन के नहीं है, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, ठीक है ना। बट इतना मुझे पता चल गया कि भाई वो पॉजिटिव साइन के नहीं है, तो मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एलिजिबल हो गया कि यस या फिर नो। अब यहाँ पे मुझे नो पता चल गया, तो बट स्टेटमेंट 2 का यूज तो करना पड़ा ना। मुझे आंसर नो फाइंड आउट करने के लिए भी स्टेटमेंट 2 का यूज करना पड़ा, तो मतलब कि मुझे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों का ही यूज करना पड़ेगा। तो आंसर मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है जी। बाकी अगर देखा जाए ना तो इसका आंसर मैं फिर भी एक बार कंफर्म करूंगा, स्टेटमेंट 2 से भी अकेला आंसर आ सकता है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ स्टेटमेंट 2 की बात करूं ना, अगर मैं सिर्फ यहां पे स्टेटमेंट 2 की बात करूं तो स्टेटमेंट 2 से मुझे इतना पता चल गया कि भाई वो जो दो है वो अपोजिट साइन के नहीं है, अपोजिट साइन के नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब कल ही स्टेटमेंट 2 का अगर मैं चेक करूं तो स्टेटमेंट 2 को यूज करके मैं इसका आंसर नो दे सकता हूं। रियल रूट है या नहीं है फिर मुझे उसका फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है ना, जब मुझे इतना पता चल गया कि वो जो मेरे रूट है वो अपोजिट साइन के नहीं है। तो इसका आंसर आई थिंक स्टेटमेंट 2 ओनली होना चाहिए। बाकी आप लोग भी मुझे चेक करके बताना, मैं खुद चेक करके कमेंट में पिन कर दूंगा। इसका आंसर स्टेटमेंट 2 ओनली आएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं सिर्फ स्टेटमेंट 2 का यूज करूं तो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर तो दे सकता हूं ना। मुझे यहीं से पता चल गया कि भाई अपोजिट साइन के वो नहीं है, ठीक है ना। जब रियल है या नहीं है फिर मुझे वो फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, जब मुझे मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एलिजिबल हो गया कि भाई उसका आंसर जो है वो नो है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। डिस्टिंक्ट रियल पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव। अब एक चीज चेक करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या बनेगा 1/2 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c हाफ इंटू में यहाँ पे एक a और एक b अगर मैं लिखूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc प्लस में c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2c है। ठीक है ना, 2a थे ना तो एक a यहाँ पे आ गया और एक a यहाँ चला गया, 2b थे एक b यहाँ आ गया एक b यहाँ चला गया, 2c थे एक c यहाँ आ गया और एक c यहाँ चला गया। ठीक है ना, अब इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हाफ इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है जी, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि ये डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, डिस्टिंक्ट रियल नंबर है। तो यहां पे जब ये पावर ऊपर 2 आ गई तो मतलब कि ये डेफिनेटली मेरा पॉजिटिव होगा, सिमिलरली ये भी डेफिनेटली पॉजिटिव होगा और ये भी डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। तो मतलब कि अगर मैं स्टेटमेंट 1 और 2 का यूज ना भी करूं तब भी मुझे पता चल गया कि ये जो मेरी चीज है वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है ना, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी, नीदर स्टेटमेंट 1 नॉर स्टेटमेंट 2 आर रिक्वायर्ड टू इज रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे उसने बोला कि x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 डिवाइड बाय x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 ग्रेटर देन दिस। x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 डिवाइड बाय x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 ग्रेटर देन x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहां पे करूंगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 प्लस y की पावर 6 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 का होल स्क्वायर। ओपन करते हैं, यहाँ पे आया x की पावर 8 प्लस y स्क्वायर x की 6 प्लस y 6 x की 2 और प्लस में y की 8 और इधर मेरा बन गया ये x8 प्लस y8 प्लस 2 टाइम x की 4 प्लस y की 4। ठीक है जी, तो यहां से ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। अब कॉमन लेते हैं, क्या क्या आ रहा है यहाँ पे कॉमन आ रहा है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन अगर मैं ले लेता हूँ तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 ग्रेटर देन 2 टाइम एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4। यहाँ से ये इनसे कट जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 ग्रेटर देन 2 टाइम एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 2। तो अगर मैं चेक करूं स्टेटमेंट 1 में उसने ना मेरे को यहाँ पे पावर जो है वो उनका हाफ हाफ दिया हुआ है। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट 1 तो मेरी 2 तो मेरी ट्रू नहीं है, स्टेटमेंट 2 तो मेरी गलत है कि इसका तो यूज नहीं होगा। दूसरा, अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये मेरी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, यहाँ पे अगर मैं लिखूं इधर x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2 टाइम एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, और ये देखा जाए तो x की 2 प्लस माइनस y की 2 का होल स्क्वायर है और ये ग्रेटर देन 0 है। अब इसको मैं y की 2 माइनस x की 2 भी लिख सकता हूं, तब भी ग्रेटर देन 0 ही होगा। ठीक है ना, तो मतलब कि x ग्रेटर देन y हो या y ग्रेटर देन x हो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब कि स्टेटमेंट 1 की भी मेरे को जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर मेरा क्या आ जाएगा, नीदर स्टेटमेंट 1 और नॉर स्टेटमेंट 2 इज रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है जी, तो ये हमारे पिछले 2 पेपर में 8 क्वेश्चन जो आए हुए थे उनका यहाँ पे समापन होता है। आई होप आपको जो
क्वेश्चन है वो समझ आए होंगे कि भाई हमें डाटा सफिशिएंट के जो क्वेश्चन है वो करने किस तरीके से। इनका मेन मकसद ये नहीं होता कि जो क्वेश्चन पूछा हुआ उसका आंसर क्या है, इनका मेन मकसद ये होता है कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके बाद स्टेटमेंट हमें दो स्टेटमेंट 1 और 2 जो दे रखी हैं उनका यूज करके मैं आंसर निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।